नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और इस समय की जो इम्पोर्टेंट खबर आई है उस पर करते हैं बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दे दिया है। 2023-24 के क्रशिंग सीजन के लिए गन्ने की एसएपी 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। इसका गन्ना किसानों को कितना फायदा होगा? क्या एसएपी बढ़ने से एमएसपी और एफआरपी भी बढ़ेगा? क्या इससे गन्ने की खेती बढ़ेगी? क्या उत्पादन बढ़ेगा? कीमतों पर इस फैसले का कितना होगा असर? इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर संजय अग्रवाल, वहीं मोतियाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और एसएमसी ग्लोबल की एवीपी वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन संजय, सबसे पहले तो आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे इस खबर पर जो एसएपी बढ़ाया है 20 रुपये प्रति क्विंटल। क्या टेक है इस पर आपका और क्या पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्री के हिसाब से? संजय, क्या आप सुन पा रहे हैं? संजय, क्या आपको ऑडियो मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। ओके, तो संजय, सबसे पहले तो आपका व्यू, एक रिएक्शन ही लेना चाहेंगे। जो शुगर केन के प्राइसेस, जो सैप प्राइसेस है वो 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए हैं 2023-24 के सीजन के लिए। क्या असर आप इसका देखते हैं किसानों पर? कितने किसान लाभार्थी होंगे? कैसे व्यू क्या रहेगा ओवरऑल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से? जी, आज जो सरकार ने डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि एसएपी 20 रुपये पर क्विंटल बढ़ाने का, इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। और साथ में जो रही शुगर सेक्टर की बात, उसमें करीब वर्किंग कैपिटल का थोड़ा इशू आ सकता है पेमेंट को लेकर। बट ठीक है, अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं 36 रुपये पर केजी ऑन एवरेज ऑल इंडिया बेसिस पे, तो वो पेमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से, इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। किसानों को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है और ज़्यादातर प्राइवेट शुगर मिल्स यहाँ पर हैं, तो किस तरीके की दिक्कतें फिर मिलर्स को, फैक्ट्रीज को हो सकती है इस एसएपी बढ़ाने से? और क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि अब एसएपी बढ़ने के बाद नज़र जाती है एफआरपी पर, एमएसपी पर, वहाँ भी कुछ इस तरीके का डिसीजन आ सकता है क्या? ये सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने करीब 10 रुपये पर क्विंटल गन्ने के प्राइस बढ़ाए थे। अभी वो 315 रुपये पर क्विंटल हो गया है 23-24 के लिए। हाँ, जून में बढ़ाए थे। और उसके बाद अभी जो रही एमएसपी की बात, हम लोग एमएसपी में भी चर्चा कर रहे हैं कि एमएसपी शुड बी इन लाइन विद द इंक्रीज इन द एफआरपी ऑफ द शुगर केन। ओके, सो सरकार को एमएसपी पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एफआरपी के संतुलन को बढ़ाने के लिए। अदरवाइज गन्ना किसानों को पेमेंट में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बातचीत आपकी हुई है या जो आपने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है, एमएसपी कितना बढ़ना चाहिए? नहीं, अभी जो एसएपी जो रिवाइज किया यूपी गवर्नमेंट ने, उसके बेसिस पे तो एमएसपी नहीं बढ़ता है। वो तो एफआरपी के बेसिस पर ही एमएसपी बढ़ता है। लेकिन हमारा ये है कि करीब उसको दोबारा, अभी जैसे गवर्नमेंट ने अभी इथेनॉल के जो डाइवर्जन को रेस्ट्रिक्ट किया 17 लाख टन के बेसिस पर, इतना रोका है, तो हमें लगता है कि एमएसपी भी थोड़ा सोचना चाहिए करीब 30 रुपये के आसपास पर केजी। ओके ओके ओके, ठीक है। शुक्रिया आपका संजय अपने क्विक कमेंट्स देने के लिए। तो एमएसपी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर एमएसपी नहीं बढ़ी तो किसानों को पेमेंट करने में फैक्ट्रियों को दिक्कत हो सकती है। जून में एफआरपी बढ़ाया था 10 रुपये प्रति क्विंटल और अब जो एसएपी है उसमें 20 रुपये प्रति क्विंटल की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने जून में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी एफआरपी में 2023-24 के सीजन के लिए। अब देखना होगा, इंडस्ट्री डिमांड तो कर रही है एमएसपी भी बढ़ाने की एफआरपी के बेसिस पे, जहां पर 10 जो प्राइस है वो बढ़ना चाहिए। बट अब क्या स्टांस रहता है सरकार का, लेकिन किसानों के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो लगभग 4.5 मिलियन फार्मर्स हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिट होंगे इस डेवलपमेंट से, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं शुगर केन क्रॉप पर। ज़्यादातर प्राइवेट मिले यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है पेमेंट के हिसाब से। शुक्रिया
संजय आपका। लेकिन एक राय शुगर प्राइसेस और अवेलेबिलिटी पर ले लेते हैं। वंदना भी हमारे साथ बनी हुई है। वंदना, इनफैक्ट सुबह भी हम बातचीत कर रहे थे, जैसा शुरुआत में एक्सपेक्टेशंस थी कि उत्पादन कम हो सकता है, उतनी फिलहाल चिंता दिखाई नहीं दे रही है। प्राइसेस शुगर के स्टेबल रहे हैं और ज़्यादा यहाँ से दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, नो मैटर ग्लोबल मार्केट्स में जो भी सिचुएशन हो। आप कैसे देखते हैं शुगर प्राइसेस को यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, अवेलेबिलिटी को, जो फिलहाल डेटा सामने आ रहा है, कैसी स्थिति दिख रही है? दीपाली, यहाँ पे बहुत चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब शुगर की बात होती है तो ब्राजील और इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया में भी सप्लाई जो सिचुएशन है वो स्मूथ है, और ब्राजील में भी बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। इनफैक्ट उन्होंने रिसेंट ईयर्स में इथेनॉल में डाइवर्ट किया है शुगर केन के प्रोडक्शन को, जो भी इथेनॉल में डाइवर्जन किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन पे नहीं आएगा। जो मेजर कंसर्न होता है राइस, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस और ऑयल सीड्स, ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा से ज्यादा 5 to 10% तक का एक अपसाइड ले सकता है। लेकिन जो मेजर अपसाइड आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समर सीजन में आता है, जब यहाँ पे इंडस्ट्री से डिमांड बढ़ती है, चाहे वो आइसक्रीम सेक्टर हो या दूसरा सेक्टर हो। इससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड की बात है और बहुत हायर साइड देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे सैप में अगर 20% इंक्रीज हुआ है तो मेरे ख्याल से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत FRP में, और प्लस MSP में भी होना चाहिए। इलेक्शन ईयर है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे MSP में थोड़ी सी जो बढ़त की गुंजाइश है वो बनती हुई दिख रही है। प्राइस आउटलुक के लिहाजा से मुझे लग रहा है कि 5 to 10% से ज्यादा का इजाफा मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में शुगर में होगा। ओके, चलिए, तो ये तो बातचीत हुई शुगर की, और क्या हो सकता है, किस तरह की अवेलेबिलिटी, प्राइसेस के ट्रेंड रह सकते हैं, इस पर भी वंदना ने कमेंट किया। लेकिन चलिए वापस रुक करते हैं हम स्ट्रैटेजीज की तरफ। नवनीत दमानी भी हमारे साथ बने हैं। नवनीत, पहले तो शुरुआत कर लेते हैं आपकी टॉपिक्स के साथ। कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं? लास्ट 3-4 दिनों से हमने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से दबाव में है, और मुझे लगता है कि दबाव है वो कंटिन्यू रह सकता है अगले 1-2 दिन भी। तो छोटा मोटा पुल बैक भी आएगा तो सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 61,700 के आसपास गोल्ड सेल किया जा सकता है। 61,950 का आप स्टॉप लगाए, 61,300 350 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा मेरा क्रूड ऑयल में, जहाँ पे हमने लास्ट 3-4 दिनों की सुस्ती के बाद में एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा है। मुझे लगता है यहाँ पे जो पाकिस्तान और ईरान का जो फाइट है और बाकी जो ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, उसके चलते क्रूड ऑयल में थोड़ी सी बढ़त देखने मिल सकती है, और प्राइसेस $74-75 तक जा सकते हैं इंटरनेशनली। यहाँ पर 6050 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 6970 का आप स्टॉप लगाए, 6200 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये 2 ट्रेड्स आपको मिले हैं नवनीत की तरफ से, एक गोल्ड पर, दूसरा कच्चे तेल पर। वरना आपकी तरफ से ट्रेड्स क्या रहेंगे? आज यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है एग्री काउंटर में, और मुझे लग रहा है कल भी ये कंटिन्यू रह सकता है। गुआर सपोर्ट ले रहा है तो 5520 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5485 का फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में। साथ में कैस्टर में भी यहाँ पे सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइट है, और डिमांड आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो 5685 यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बन रहा है इस जोन में। 5685 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5750 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5660 का लगा के चलना होगा। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि कैस्टर सीड का प्राइस एक बार यहाँ पे 5850 तक के लेवल्स को भी देख सकता है। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एग्री कमोडिटी पैक से भी। लेकिन नवनीत, आपने गोल्ड की बातचीत की, लेकिन ट्रेडिंग व्यू तो आपने दिया, लेकिन ईयर टर्म में कैसे लग रहे हैं प्राइसेस, कंसीडरिंग जो भी ट्रिगर्स गोल्ड के लिए बने हुए हैं, फिर चाहे वो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट हो, रेट कट की होप्स डिम होते हुए दिखाई दे रही हैं। और इनफैक्ट आज और कल में जो भी बातचीत हमारी हुई है, हमें $1900-1850 तक के लेवल्स भी मिले हैं कॉमेक्स पर आते हुए, ऐसे एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। आपका व्यू क्या है ट्रेडिंग में, अगर स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें तो? मैं स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये कहूंगा कि हमने कुछ हद तक काफी डिस्काउंट कर लिया था कि फेड 3, 4, 5 ब्याज दर कट करेगा, और उसके चलते पिछले लास्ट क्वार्टर में हमने करीब 10 से 12% की बढ़त गोल्ड में देखी थी। मैं स्ट्रांगली काफी दिनों से बिलीव कर रहा हूँ कि ये जो इतने साइजेबल कट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 पर डिलीवर नहीं होंगे। इनफैक्ट 3 कट भी पूरी तरह से डिलीवर हो जाए वो बहुत होगा। और लास्ट कुछ दिनों में से जो फेड के दूसरे मेंबर्स के जो बयान आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद वैसा भी होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स। सेकेंडली, डॉलर इंडेक्स में हमने एक बढ़त देखी है, 103.50 के आसपास आ गया, 102 के नीचे जो था वो, जिसके चलते गोल्ड प्राइस में थोड़ा सा दबाव है।
जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कुछ हद तक रिसीड होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड इसका भी जो दबाव था, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस था, वो भी फेड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड सेंट्रल बैंक बाइंग ये लेवल पे, इतने हाई लेवल पे थोड़ी सी सुस्त है, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द न्यू ईयर है तो थोड़ा सा सुस्त रहता है। मे बी फरवरी ऑनवर्ड थोड़ी सी बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आती है हर साल। तो ये 4-5 फैक्टर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्टिव मोड गोल्ड में सेट इन होना चाहिए, और टेक्निकल पैरामीटर्स में जब 2010-2000 का लेवल टूटेगा तो आपको एक स्टीप फॉल 1970-1950 तक देखने मिल सकता है। तो लार्जली फिलहाल के जो अंडरलाइंग टोन है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, सेल ऑन रैली का रुख रहना चाहिए, और यहाँ से करीब 1000 से 1200 पॉइंट का नरमी आपको डोमेस्टिक मार्केट में और $50 के आसपास का फॉल इंटरनेशनल में देखने मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की, तो स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और नियर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन कच्चे तेल पर तो नवनीत ने व्यू दिया है, लेकिन वरना नेशनल गैस पर राय क्या है? यहाँ हमने जनवरी की शुरुआत से थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई देखी थी, विंटर डिमांड आएगी उस हिसाब से खरीदारी बनी थी, लेकिन अब जिस तरीके की वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, क्या व्यू है अब यहाँ से नेशनल गैस पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बन रहा है यहाँ पे, और नेशनल गैस रिएक्ट करता है वेदर पैटर्न पे आने वाले 2 हफ्ते के और इन्वेंट्रीज पे। तो मेरे ख्याल से एक कोल्ड ब्लास्ट है यहाँ पे नदर हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिमांड है हर डिप पे बन रहा है। एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा था 280 के करीब से, फिर से यहाँ पे 230 के करीब एक जो बेस फॉर्मेशन है वो दिख रहा है। यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन इनफैक्ट देना चाहूंगी, 243 के करीब बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट होगा अगेन वो 255-265 के करीब का बनेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 235 का। मुझे लग रहा है कि अब जो ट्रेंड चलेगा जनवरी मंथ्स में नेशनल गैस पे, हर डिप पे बाइंग करनी चाहिए, और वो जो सपोर्ट जोन है वो करीब करीब 230 से 235 का होना चाहिए। अपसाइड यहाँ पे हालांकि लिमिटेड है, तो 280 से ऊपर का टारगेट फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 280 आ जाए तो नेक्स्ट टारगेट जो नेशनल गैस में होगा वो 305 का होगा। तो मेरे ख्याल से स्लाइटली एक बुलिश ट्रेंड को लेके हम नेशनल गैस में चल सकते हैं, और यहाँ पे वेदर पैटर्न को जरूर फॉलो करना चाहिए। ओके चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए नेशनल गैस पर। रुकने ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार मेटल्स की तो बातचीत करेंगे ही, बाकी स्ट्रैटेजीज भी लेंगे। जल्द वापस आते हैं। 360 डिग्री, नवनीत दमानी हमारे साथ है, साथ ही वंदना भारती हैं। बाकी फोकस करते हैं और स्ट्रैटेजीज पर। एक राय लेंगे अब बेस मेटल पैक पर। एक बार लेकर आते हैं पूरा ही बेस मेटल पैक, जहां पर आज के सेशन में फिलहाल इनफैक्ट जिंक लेड में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम भी नेगेटिव बाजार ट्रेड हो रहा है, लेकिन कॉपर कर रहा है फ्लैट कारोबार। बेस मेटल्स पर नवनीत ओवरऑल व्यू क्या है? कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या इन स्तरों से किसी भी बेस मेटल पर? चाइना की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहे, और लास्ट कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से मैं कहूँ तो एक वेट हो रहा था कि बाउंस बैक आपको रीजनेबल तौर पे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिलेगा। बट टाइम एंड अगेन कभी इन्वेंट्री बढ़ती हुई आ रही है, कभी डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है, तो ये सारे बेस मेटल की जो एक्सपेक्टेड सो कॉल तेजी है वो डिलीवर नहीं हो पा रही है। मेरा मानना ये है कि एक लास्ट लेग ऑफ द फॉल अभी भी पॉसिबल हो सकता है, जिसमें करेक्शन शुरू है ऑलरेडी। कॉपर यहाँ पे सेल किया जा सकता है 713 के आसपास, 717 का आप स्टॉप लगाए, 707 705 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिंक में भी थोड़ी सी नरमी देखने मिल रही है, जहाँ पे यहाँ से करीब करीब 2 से 3 रुपए का करेक्शन जिंक में आने वाले दिनों में और देखने मिल सकता है। 215 के आसपास एक रीजनेबल सपोर्ट है, तब तक वहां पर बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी कि आप जिंक 215 देख पाए। ओके चलिए, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की, लेकिन बात करेंगे एग्री कमोडिटी पैक से। सबसे पहले तो जीरे की वापस प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो जीरे में लोअर सर्किट लगा हुआ है, जीरा मिनी भी 4% नीचे है। और वरना गुजरात, राजस्थान जो की कल्टीवेटिंग स्टेट्स हैं, वहां पर हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स की वजह से लगातार हमने जीरे में नरमी देखी है। और इनफैक्ट जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं वो तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जीरा के एक्रिएज में रिमार्केबल सर्ज देखने को मिला है, जो कि 4 ईयर हाइस पर पहुंचा है। अब सवाल ये है कि ऑलरेडी इतना वॉलेटाइल हो चुका है जीरा, हमने 30,000 के नीचे तक भाव स्लिप होते हुए देखे, वापस थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे आ रहा है। क्या रेंज आप देख रही है नियर टर्म में, और क्या व्यू है इस तरह से जीरे पर? जी दीपाली, 20,000 की कमोडिटी थी, 65,000 गई, तो किसानों ने यहाँ पे बम्पर यहाँ पे क्रॉप्स लगाए हैं, और 50-60% तक का जो सर्ज है वो भी यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि इस बार देखने को मिलेगा।
लेकिन प्राइसेस भी उस लिहाज से बहुत रिएक्शन किया है। 65,000 का अब जो कमोडिटी है वो करीब करीब यहाँ पे 27,000 के करीब मार्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 26-27,000 के रेंज में। तो मुझे लग रहा है कि एक काफी स्टीप करेक्शन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इस भाव पे यहाँ पे मंडी भी कंफर्टेबल है और यहाँ पे फिर से लिवाली बनेगी। और यहाँ पे जो ट्रिगर्स है अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि वो क्रॉप अभी आना बाकी है, तो यहाँ पे विंटर डिमांड भी है, वेडिंग डिमांड भी यहाँ पे आएगा, फेस्टिव डिमांड भी अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए रमजान के साथ। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है यहाँ पे अब रेंज बनना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए जीरे में। मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगी मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे लग रहा है कि 26,500-600 एक बढ़िया लेवल है जहां पे फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी। और जो टारगेट होगा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का वो 28,500 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 26,000 का। अगर कोई पोजिशनल व्यू यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, जीरा में काफी किसान भाई भी कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 30,000 से 31,000 तक एक महीने के टाइम फ्रेम में इसमें भाव आता हुआ देख सकते हैं। ओके, और बाकी स्पाइसेस पर राय आपकी क्या है, स्पेशली टर्मरिक या कोरिएंडर? वंदना, टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक रिबाउंड यहाँ पे आएगा। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में काफी अग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। 13,900 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 14,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 13,800 का। कोरिएंडर में यहाँ पे जो सप्लाई साइड है एज कम्पेयर टू जीरा और टर्मरिक यहाँ पे कम रहने की संभावना है थ्रू आउट 2024। तो मेरे ख्याल से ये जो कमोडिटी है ये काफी स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड ले सकता है 2024 में। यहाँ पे मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगी। ये काफी स्टीप कंटेंगो में ट्रेड हो रहा है। 7750 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। जो टारगेट होगा वो 7890 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7680 का। ओके, चलिए, तो कोरिएंडर पर एक ट्रेड बन सकता है और जीरे पर भी आपको आउटलुक मिला है वंदना की तरफ से। शुक्र नवनीत और वंदना आप दोनों का ही आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, सभी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।